हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ के ऊपर। तो अभी हाल में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो इंडिया के टॉप रेसलर्स हैं जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगट या बजरंग पूनिया, इन्होंने कुछ महीने पहले जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट की थी और अभी 2 दिन पहले भी जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट की है जिसमें वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट मिस्टर ब्रिजभूषण और जो अदर कोचेज़ हैं वो कई बार जो विमेन रेसलर्स फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं उनका हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट करते आ रहे हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है और इंडिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर क्या लॉ है और विमेन को इन केसेस में किस तरह के राइट्स दिए गए हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इंडिया में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो केवल विमेन के अगेंस्ट कमिट हो सकते हैं, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, एक्सेप्ट चिल्ड्रन के केस में। चिल्ड्रन के केस में अगर आप फीमेल हो या मेल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और ज़्यादातर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो विमेन के अगेंस्ट ही होते हैं। ओके, नाउ सेक्सुअल हैरेसमेंट को समझते हैं। ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट टर्म है इसको पहली बार इंडिया में रिकग्निशन मिला था इन केस ऑफ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में विशाखा नाम के एक विमेन राइट्स ग्रुप ने ये एलिगेशन लगाई थी कि एक विमेन एक्टिविस्ट भवरी देवी का गैंगरेप हुआ है क्योंकि उन्होंने 1 साल की बच्ची का बाल विवाह रोका था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी द वेरी फेमस विशाखा गाइडलाइंस, जिसमें पहली बार सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया था और इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई थी कि वो प्रोहिबिट करेंगे इस तरह के केसेस को, वो प्रोटेक्ट करेंगे विमेन को इन केसेस में और वो रिड्रेस करेंगे, मतलब उनके ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएंगे जो इन मैटर्स की सुनवाई करेगी और विमेन को रेमेडी प्रोवाइड करेगी। तो ये जो विशाखा गाइडलाइंस थी ये एक तरह का स्टॉप गैप मैकेनिज्म था क्योंकि इससे पहले इंडिया में कोई लॉ नहीं था। फिर 2013 में पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया इन विशाखा गाइडलाइंस को रिप्लेस करने के लिए और इस लॉ को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पॉश लॉ और इस लॉ का नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इस एक्ट ने विशाखा गाइडलाइंस को ब्रॉडन किया है, प्लस ये एक सिविल रेमेडी है। इस एक्ट के अंदर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा एंड ये जो रेमेडी है ये केवल वर्क प्लेस तक लिमिटेड है, मतलब ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो वर्क प्लेस पे होते हैं ये लॉ केवल उन एरियाज को कवर करता है, ठीक है। और अगर कोई जनरल सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्रिमिनल लॉ है जिसे अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, तो सबसे पहले इस एक्ट के अंदर जो एम्प्लॉयर है या फिर जो वर्क प्लेस का ओनर है या जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी अपने हर ऑफिस में या हर ब्रांच में, जिसमें होंगे मिनिमम 10 या फिर 10 से ज़्यादा मेंबर्स। उसके बाद इस एक्ट के अंदर अग्रीव्ड विक्टिम को डिफाइन किया गया है, मतलब कौन है जिसे हम लोग विक्टिम मानेंगे, मतलब वो विक्टिम जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और वो हो सकती है कोई भी विमेन किसी भी एज की, चाहे वो 18 की हो, 18 से कम की हो या 60 प्लस हो और वो उस वर्क प्लेस पे काम करती हो या फिर उस वर्क प्लेस को विजिट कर रही हो किसी काम या किसी पर्पस से, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की क्या डेफिनेशन है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करने के लिए एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है और वो जो एक्ट है अगर इस लिस्ट में कहीं पर भी फॉल करता है तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये बोली गई है कि इस लिस्ट में जो भी एक्ट्स हैं वो अनवेलकम होने चाहिए, मतलब इट शुड बी एन अनवेलकम बिहेवियर। और अनवेलकम बिहेवियर हम कैसे डिसाइड करेंगे, अनवेलकम बिहेवियर डिसाइड करने के लिए जो विक्टिम है उसको बुरा फील होना चाहिए, पावरलेस फील होना चाहिए, उसे खतरा फील होना चाहिए या फिर उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा गिर जाए या फिर वो व्यक्ति जो इन एक्ट्स को कमिट कर रहा है वो वन साइडेड और पावर बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये डायरेक्टली कमिट होना चाहिए या फिर बाय इम्प्लीकेशन, मतलब
आप या तो सीधे सीधे बोल दे रहे हो, कर दे रहे हो, या फिर छुपा छुपा के कर रहे हो अपने दूसरे एक्ट्स या फिर दूसरे वर्ड्स के पीछे। ठीक है, अब ये अनवेलकम एक्ट्स हैं क्या क्या? पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड फिजिकल एडवांसेस, दूसरा है डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, तीसरा है शोइंग पोर्नोग्राफी, मतलब या तो वो आपको प्रॉपर पोर्नोग्राफी दिखाए या फिर कुछ ऐसे सेक्सिस्ट या ऑफेंसिव फोटोज दिखाए इन द फॉर्म ऑफ MMS, SMS या फिर थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। उसके बाद सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स या फिर और किसी भी तरीके का फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट। ठीक है, इसके अलावा 5 और सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इसमें पहला है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यानी डायरेक्टली या फिर बाय इम्प्लीकेशन अगर वो आपको ये प्रॉमिस करता है या करती है कि मैं आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दूंगा या दूंगी, या फिर वो आपको ये थ्रेटन करता है या करती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट करूंगा, या फिर वो ये थ्रेट देता है कि जो तुम्हारी प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसके ऊपर थ्रेट आएगा, या फिर वो तुम्हारे वर्क के साथ इंटरफेयर कर रही है, या फिर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल या ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, या तुम्हें ऐसा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिससे कि हेल्थ और सेफ्टी इफेक्ट हो रही है तुम्हारी। तो इन सारे केसेस में अगेन सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी विमेन के साथ इन एक्ट्स में से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट्स डिफाइंड हैं अगर ये होते हैं तो उसके पास क्या रेमेडी है। तो उसके पास ये रेमेडी है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और वो जो कंप्लेंट है उसको फाइल करने का उसके पास ऑप्शन है, मतलब वो चाहे तो कंप्लेंट फाइल करे या चाहे तो ना भी फाइल करे, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता। और वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के मेंबर्स की मदद भी ले सकती है कंप्लेंट को फाइल करने के लिए अगर उसे डर लग रहा है या फिर किसी और वजह से वो नहीं फाइल कर पा रही है। इसके अलावा अगर आप मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल हो या फिर आपकी डेथ हो गई है तो आपके जो लीगल एयर्स हैं वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ये जो कंप्लेंट है नॉर्मली 90 डेज के अंदर, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से लेकर विद इन 90 डेज आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। और अगर आपको डिले होता है तो भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर आप उनको ये प्रूव कर दो कि जो आपका डिले था, जो उसके पीछे के रीजंस थे वो जस्टिफाइड थे। ठीक है, इसके बाद अब ये जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उसके पास क्या ऑप्शंस है या फिर उसके पास क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो उस पूरे एक्ट को देखेगी, और अगर उसे लगता है कि यहाँ पर कंसिलिएशन हो सकता है, आपस में बातचीत करके कंसिलिएट किया जा सकता है, तो वो रिकमेंड करेगी विक्टिम को और जो दूसरा व्यक्ति है, जो रिस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल की गई है, कि वो लोग कंसिलिएशन कर लें। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आईसीसी को मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को ये फील होता है कि इस केस में ये ज़रूरी है तो वो उस कंप्लेंट को पुलिस के पास भी फॉरवर्ड कर सकती है कि इस पर प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हो। और इसके अलावा उसके पास ये ऑप्शन है कि वो खुद से अपनी एक इंक्वायरी इनिशिएट करे, और जब वो इंक्वायरी इनिशिएट करती है तो उसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। सिविल कोर्ट के पास क्या पावर होती है, वो विटनेसेस बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स कॉल कर सकता है, एविडेंसेस देख सकता है, और ये पूरी जो इंक्वायरी है ये विद इन 90 डेज कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जो उसकी रिपोर्ट है वो एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और जो दोनों पार्टीज़ हैं मतलब विक्टिम और रिस्पोंडेंट उनको वो रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन पब्लिक नहीं की जाएगी। इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा सकता है, या फिर ये भी नहीं बताया जा सकता है कि विक्टिम कौन है। ठीक है, अब विक्टिम को क्या कॉम्पनसेशन या रिलीफ मिल रही है। तो अगर आईसीसी इंक्वायरी करती है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो सर्विस रूल्स के अंदर जो भी मेंशन्ड है, मतलब उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूट के कुछ सर्विस रूल्स होंगे, उनके अंदर जो भी मेंशन्ड है कि किस तरह की पेनाल्टीज डाली जा सकती हैं ऐसी सिचुएशंस में, या तो वो उस तरह की जो पेनाल्टीज हैं वो इम्पोज करेगी या फिर उसकी सैलरी डिडक्ट कर देगी, और जो विक्टिम है उसको कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देगी। तो ये जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है ये डिपेंड करता है 5 चीज़ों के ऊपर। मतलब ये 5 चीज़ें देखी जाएंगी ये डिसाइड करने के लिए कि कितना अमाउंट होना चाहिए कॉम्पनसेशन का। तो पहला ये देखा जाएगा कि इस एक्ट की वजह से उस विक्टिम को क्या सफरिंग हुई, क्या मेंटल डिस्ट्रेस हुआ। दूसरा ये देखा जाएगा कि क्या इस एक्ट की वजह से उसकी कोई करियर अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ है, या फिर ये देखा जाएगा कि जो भी एक्ट हुआ उसकी वजह से उसे कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस लगे, चाहे मेंटली या फिर
फिर ये देखा जाएगा कि जो गिल्टी व्यक्ति है, मतलब जो रिस्पॉन्डेंट्स जिसे गिल्टी डिक्लेयर किया गया है इस केस में, उसकी क्या फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं। और पांचवा ये देखा जाएगा कि क्या जो गिल्टी व्यक्ति है उसके लिए फिजिबल होगा फाइनेंशियली इतना बड़ा अमाउंट पे करना। ठीक है। और जो भी ये रिपोर्ट है इंक्वायरी कमेटी की, दोनों ही व्यक्ति, विक्टिम और जो गिल्टी डिक्लेयर हुआ है, वो 90 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है। और अगर आप मेलिशियस कंप्लेंट करते हो, फॉल्स कंप्लेंट करते हो या एविडेंस को झूठा देते हो, तो इस एक्ट के अंदर उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो जेन्युइन केसेस के लिए ही यहाँ पर रेमेडी है। अगर आपका फेक केस है या फेक कंप्लेंट है तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी और साथ में पनिशमेंट भी इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉ का मिसयूज़ किया जाता है। तो इस मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिविल रेमेडी इस एक्ट के अंदर। अब इस पर क्रिमिनल लॉ क्या है? तो पहले क्रिमिनल लॉ के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई डायरेक्ट ऑफेंस नहीं मेंशन था, बट जब निर्भया केस हुआ था और उसके बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी बैठी थी, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया था, जिसके अंदर IPC में यानी इंडियन पीनल कोड के अंदर कई ऑफेंसेस ऐड किए गए थे जो कमिट होते हैं अगेंस्ट वुमेन, और उसमें से एक है सेक्सुअल हैरेसमेंट। और ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये जनरल सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मतलब इसका वर्क प्लेस से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कहीं पर भी अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप इस सेक्शन के अंदर जा सकते हो, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और FIR दर्ज होगी, प्रॉपर ट्रायल चलेगा और अगर कोई गिल्टी है तो उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो ऑफेंस है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 254A ऑफ इंडियन पीनल कोड, और उसी सेक्शन के अंदर इसका पनिशमेंट भी डिफाइंड है। तो जो मैंने आपको उस एक्ट के अंदर अनवांटेड एक्ट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये अनवांटेड एक्ट्स होते हैं तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएंगे, वही सेम एक्ट्स इस सेक्शन के अंदर भी मेंशन्ड है। और ये जो पहले 3 एक्ट्स हैं ना, इनके अंदर जो आपकी सज़ा है वो मेंशन्ड है 3 साल की या फिर फाइन या दोनों। और जो आखिरी वाला एक्ट है उसके अंदर आपकी जो सज़ा है वो है 1 साल की या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है। तो जो अभी रेसलर्स हैं उनके केस में क्या हो रहा है, उन्होंने पहले इंक्वायरी की डिमांड की कि हमारे यहाँ जो रेसलर्स हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और हमारे यहाँ कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है जो भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक्सेट्रा का सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। और इंक्वायरी कमेटी बैठी लेकिन उसकी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आई और वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे इस इंक्वायरी से। तो अब वो क्या कर रहे हैं, सिविल रेमेडी को छोड़ के अब वो क्रिमिनल लॉ के अंदर जा रहे हैं, वो FIR फाइल कर रहे हैं। तो जो भी FIR फाइल हुआ है उसका जो पूरा क्रिमिनल केस है और जो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी वो किस सेक्शन के अंदर हो रही है, सेक्शन 254A के अंदर। ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज इन इंडिया। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया हो कि इंडिया में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसका क्या लॉ है और विमेन के लिए क्या रेमेडी है। लेकिन अगर आपको थ्रू आउट दिस वीडियो कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं किस नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।